हेलो एवरीवन, अगर आप सी-टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज का क्लास सी-टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आज का क्लास देखने के बाद आप नए पैटर्न के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है सी-टेट एग्जाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल चुका है और बदले हुए पैटर्न में क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं। सेम टॉपिक पे जैसे जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं तो उन्हीं के थ्योरी से, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है वो बदल चुका है। आप 2011 से लेके 2019-20 तक का पेपर उठा के देखिए और 2021-22 में जो क्वेश्चन हुआ पेपर आया था वो उठा के देखिए, आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बदले हुए पैटर्न से हम तैयारी करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में कॉन्सेप्ट हम समझेंगे ताकि एग्जाम में जब कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आए तो आप चुटकी बजाते उसका सही आंसर ढूंढ पाएँ। और इस चीज़ की मैं गारंटी भी देता हूँ कि बहुत आसानी से आप प्रश्नों के आंसर ढूंढ पाएंगे यह क्लास देखने के बाद। 2022 में 3 जनवरी को जो पेपर हुआ था आपके सामने है और इसी पेपर के थ्रू हम नए कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। जो समकालीन विचारधाराएं हैं उसके अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कि बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर ढूंढने के लिए हम गलत आंसर को ढूंढकर सबसे पहले उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पहले ऑप्शन में यह बताया जा रहा है कि सभी बच्चों का जो विकास है एक समान होता है। यहीं यह ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सभी बच्चों का विकास एक समान गति से नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए कि अगर एक घर में 4-5 भाई बहन हैं तो एक ही घर के सगे भाई बहन का भी विकास अलग अलग तरीके से होता है। तो दुनिया के सभी बच्चों का विकास एक समान होगा, यह तो असंभव है। तो पहला कट गया। बी ऑप्शन है, विकास जो है बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है पहले वाले ऑप्शन का बिल्कुल विरोध कर रहा है दूसरा ऑप्शन कि विकास बहुआयामी है और सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से पलते बढ़ते हैं, अलग परिवेश में पलते बढ़ते हैं, इसलिए विकास अलग अलग तरीके से होता है। तो दूसरे ऑप्शन को होल्ड करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि विकास का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होती है। तो यह ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि विकास एक दिशात्मक नहीं होता है, बहुआयामी होता है, बहुदिशात्मक होता है। विकास सभी के लिए अलग अलग दिशाओं में होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से होता है। किसी बच्चे का शारीरिक विकास पहले हो जाएगा तो किसी बच्चे का मानसिक विकास पहले हो जाएगा, किसी का नैतिक विकास हो जाएगा जल्दी से तो किसी का सामाजिक विकास होगा। तो हर एक बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है, एक दिशा में नहीं होता है। तीसरा कट गया। डी ऑप्शन देखते हैं, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही विकास निर्धारित होता है। तो यह भी बिल्कुल गलत है क्योंकि माता पिता से जो आनुवांशिकता, जो जीन्स हमें जेनेटिक प्राप्त होता है, उसके साथ साथ अच्छा वातावरण भी विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन कट गया, बचा दूसरा, यही सही हो जाएगा। विकास बहुआयामी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि गामक कौशलों का, यानी कि जो मोटर स्किल्स होते हैं, उनका विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। ठीक है, शरीर के सिरों की ओर बढ़ने का मतलब है कि किनारों की ओर, सिरा यानी कि किनारा। ठीक है, जो शरीर के किनारे हैं, जैसे हमारा पूरा हाथ हो गया, अगर हम पूरे हाथ की बात करें तो हाथ कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये उंगलियां हो गई। तो यहाँ इस किनारे से शुरू होकर विकास इस किनारे तक, उंगलियों तक जाता है। तो यह कौन सा सिद्धांत बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधोगामी। विकास का जो अधोगामी सिद्धांत है वह यह बताता है कि जो मोटर स्किल होते हैं वह मध्य से शुरू होकर सिरों तक, किनारों तक जाते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा पहले अपना पूरा हाथ क्या करता है, मूव करता है, घुमाता है जब छोटा होता है, उसके बाद उसका अपने उंगलियों पर कंट्रोल होता है। यानी कि विकास इस सिरे से, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे करके लास्ट सिरे उंगली तक जाती है। तो इसी को अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। लेकिन जो बच्चे का संपूर्ण विकास होता है वह शीर्षगामी होता है। ठीक है, संपूर्ण विकास, यहाँ तो सिर्फ मोटर गामक कौशलों की बात हो रही है, लेकिन अगर संपूर्ण विकास की बात की जाएगी तो यह होता है शीर्षगामी। इसी को कहते हैं मस्तोदमुखी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ यह विकास होता है।
ठीक है। सबसे पहले बच्चे का दिमाग डेवलप होता है, उसके बाद वह देखना शुरू करता है, सुनना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, तब उसके बाद हाथ पैर हिलाता है, तब वह चलना शुरू करता है, लिखना शुरू करता है। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जो विकास होता है उसको शीर्षगामी कहते हैं, और जो मध्य से शुरू होकर किनारे तक जाता है उसको अधोगामी। तो यहाँ अधोगामी सही हो जाएगा, मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा के अलग तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा आने वाले एग्जाम में, तो बहुत ही ध्यान से देखिए सभी कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो यह एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का बी, जो अर्ली चाइल्डहुड है, इसमें कल्पनाशील वाले खेल में बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण के लिए द्वितीयक संस्थाएं हैं? और हाँ, एक छोटा सा वीडियो में 2 सेकंड मैं चाहूँगा, 2 मिनट। देखिए वीडियो में अभी मेरे, आप अगर नए दर्शक हैं तो आप देख रहे होंगे, करे इस चैनल पे तो 4 लाख सब्सक्राइबर लगभग हैं, और वीडियोज़ पे CTET के व्यूज़ आ रहा है 400-500, यानी कि इनके वीडियोज़ अच्छे नहीं होंगे तभी व्यूज़ नहीं आ रहा है। व्यूज़ ना आने के पीछे रीज़न ये है कि पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, लेकिन जब एक्टिव था तो आप देख सकते हैं चैनल पे सिर्फ 400-450 वीडियो अपलोड हैं और 4 लाख लोगों का परिवार, यूट्यूब परिवार खड़ा हो गया है। तो कंटिन्यू ना रहने की वजह से मेरे व्यूज़ डाउन हो गए हैं, चैनल फ्रीज हो चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल के वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए। टारगेट टीचर चैनल पे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, ज़रूर उनसे बताइए। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, एक आपके बड़े भाई के रूप में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या आप अपना टीचर जो भी आप गुरु समझते हैं उसके रूप में, तो रिक्वेस्ट ज़रूर प्लीज़ मानिएगा मेरा, कि शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? समाजीकरण की द्वितीयक, अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन आपके सामने आप देख रहे हैं, इसको CBSE ने क्या किया था, इस पे सबको कॉमन अंक दिया था, क्योंकि जो यहाँ 4 ऑप्शन है A, B, C, D, इसमें से कोई सही नहीं है। समाजीकरण की 2 संस्थाएं होती हैं, पहला प्राथमिक संस्था, दूसरा द्वितीयक संस्था। तो प्राथमिक संस्था में सिर्फ और सिर्फ फैमिली और आस पड़ोस के लोग आते हैं। ठीक है, फैमिली और आस पड़ोस के लोग, एक प्राथमिक संस्थाएं हो गई समाजीकरण की। और इसके अलावा मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय, ये सब क्या है, द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का द्वितीयक संस्थाएं समाजीकरण की कौन कौन सी हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। लेकिन ये 4 जो ऑप्शन हैं इसमें से किसी ऑप्शन में दूसरा, तीसरा और चौथा का ऑप्शन नहीं है, इसलिए कोई ऑप्शन यहाँ सही नहीं माना गया है। इस पर सबको कॉमन अंक मिले थे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही होगा, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। चलिए, अगर क्वेश्चन में होता प्राथमिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं तो सिर्फ फैमिली सही हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, यह बदले हुए पैटर्न का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जीन पियाजे के थ्योरी से यह क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए और ध्यान से देखिए कि कितना ज़्यादा यह कह सकते हैं कि अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक लड़की है रुचि, उसको 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। ठीक है, पहला पेंसिल मान लीजिए ए हो गया, दूसरा ए हो गया और तीसरा ए हो गया। ठीक, तो यहाँ क पेंसिल जो है वह क्या है, ख से बड़ी है, और ख जो है वह ग से बड़ी है, यानी कि तीसरे पेंसिल से बड़ी है। तो यह तीनों उसको बताया जाता है, दिखाया जाता है। तो रुचि किस निष्कर्ष पे पहुंचती है, लड़की जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ये जो पहला वाला क वाला है यह ग से भी बड़ा है। तो यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस विशेषता को दर्शाता है? तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जिसमें कि क ख से बड़ा है, या राम श्याम से बड़ा है और श्याम उससे, मोहन से छोटा है, ऐसा कोई होगा, तो हमेशा वहाँ सकर्मक अनुमान, और जब बच्चा सही आंसर बता लेता है इस टाइप का कोई, तो उसको क्या कहते हैं, सकर्मक अनुमान लगाना कहते हैं। ठीक है, अब सकर्मक अनुमान लगाना क्या होता है, यह समझने से पहले यह समझते हैं कि क्रमबद्धता क्या होता है, संरक्षण क्या होता है और परिकल्पना क्या होता है। तो क्रमबद्धता का अर्थ होता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का होता कि बच्चे को अलग अलग साइज़ के बॉल दिए गए हैं और उससे कहा गया है कि उसको क्रम से व्यवस्थित करे, और बच्चा क्रम से व्यवस्थित कर देता है। जैसे पहला बॉल मान लीजिए इतना बड़ा है, फिर और छोटा है,
फिर और छोटा, ठीक है, ऐसे करते करते छोटा हो गया है। तो बच्चा इसको क्रम से लगा ले, इसके वजन के हिसाब से, इसके भार के, या फिर इसके लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, तो उसको कहेंगे क्रमबद्धता। लेकिन यहाँ पर क्या बात किया गया है, यहाँ पर बात किया गया है कि कई प्रकार की सूचनाएं उसको दी गई हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की सूचना दी गई है कि क जो है ख से बड़ा है, और ख जो है उसके बाद ग जो है ग ख से छोटा है। तो अलग अलग प्रकार का यहाँ सूचना उसको दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन फिर भी वह इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि क जो है ग से बड़ा है, ठीक है। इस निष्कर्ष पर जो पहुँचा है उसको कहते हैं सकर्मक अनुमान। अब सकर्मक अनुमान को अगर किताबी भाषा में आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि सकर्मक अनुमान होता क्या है। यह कई पूर्व सूचनाओं का उपयोग करके वस्तुओं के बीच अज्ञात संबंध को खोजने की प्रक्रिया है। क्योंकि यह जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, इस स्टेटमेंट में यह कहीं नहीं कहा गया है कि ग जो है वह क से बड़ा है या छोटा है, बल्कि ये कहा गया है कि ख से ग छोटा है। लेकिन बच्चा क्या ढूंढ लेता है कि अगर ख से छोटा है तो यह क से भी ग छोटा होगा। तो इस टाइप का जब दिमाग बच्चा लगाएगा तो उसको सकर्मक अनुमान लगाना कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि क्रमबद्धता और सकर्मक अनुमान से क्वेश्चन आगे आने वाले सीटेट में भी आ सकता है कि जब बच्चा कोई ऐसा आंसर बताए कि जो इस स्टेटमेंट में हो ही ना, तो वह सकर्मक अनुमान हो जाएगा पूर्व सूचना के आधार पर जब कुछ बताएगा। और जब बच्चा क्रम से कोई बड़ा चीज़ उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा ऐसे व्यवस्थित करेगा तो उसको क्रमबद्धता कहा जाएगा जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। तो जीन पियाजे का जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बालक क्या कर पाने के योग्य हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ए। उसमें प्रतिवर्तन यानी कि रिवर्सिबिलिटी का गुण डेवलप हो जाता है, ठीक है। पलटावली का गुण जिसको कहते हैं, पलटावली लिखा हुआ आपने देखा होगा। तो पलटावली का जो गुण है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्ट बेस का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो अमूर्त चिंतन है, सी वाला ऑप्शन, अमूर्त चिंतन चौथे अवस्था में डेवलप होता है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और ये जो बी वाला है ये भी जो है दूसरे अवस्था में डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो बच्चे का नैतिक विकास है उसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं, मुख्य 3 अवस्थाएं, फिर उसको 2 भागों में डिवाइड भी किया है। पहला पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा परंपरागत और तीसरा उत्तर परंपरागत अवस्था, ठीक है। तो पारंपरिक चरण कन्वेंशनल लेवल उनके सिद्धांत का हिस्सा है, ठीक है। उत्तर पारंपरिक भी है, पूर्व पारंपरिक भी है, लेकिन ये जो अपारंपरिक है यह उनके सिद्धांत में नहीं है। और यहाँ पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 7वें का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का थ्योरी अगर आपको पता है तो मैं आपको थोड़ा सा, और नहीं पता है तो थोड़ी सी मैं इसकी जानकारी दे दूं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पर अपना थ्योरी दिया है, ठीक है। और नैतिक विकास पर इन्होंने जो थ्योरी दिया है तो बताया है कि बच्चे का जो नैतिकता है 3 चरणों में विकसित होता है। पहला चरण जो होता है उसमें बच्चा किसी के डर से या किसी लालच से किसी परंपरा को, किसी आज्ञा को मानता है। और जब बच्चा दूसरे चरण में चला जाता है तो वह समाज में अपने आप को अच्छा लड़का या अच्छा लड़की दिखाने के चक्कर में परंपराओं को एज इट इज़ फॉलो करता है, ठीक है। और जो तीसरा चरण है इसमें बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उन्हीं परंपराओं को फॉलो करता है, उन्हीं बातों को मानता है जो उसके नज़र में खुद सही होता है। यानी कि वह परंपराओं को फॉलो नहीं करता, वह अपने आप को फॉलो करता है। तीसरे अवस्था में उसको जो सही लगता है वही करता है, भले मम्मी पापा कुछ भी बोले, समाज कुछ भी बोले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती हैं। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो सबसे पहले आप यह याद रखिए कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं
यह संज्ञानात्मक विकास पर इन्होंने अपना थ्योरी दिया है और इनका मानना है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सोसाइटी और कल्चर यानी कि समाज और संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और यह मानते हैं कि बच्चा अपने वयस्कों समवयस्कों के साथ व्यवहारिक रूप से चीज़ों का अध्ययन करता है, सीखता है। ठीक है, अध्ययन करके सीखता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखकर आंसर करिएगा कि कोई शिक्षक अगर लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक संरचनावाद है या उसके जो सिद्धांत हैं उसको फॉलो कर रहा है तो उसको किस चीज़ से बचना चाहिए। पहला ऑप्शन है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। तो यह ऑप्शन तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सही होगा, तो शिक्षक को इससे बचने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पूछा किससे बचना चाहिए। बी ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, तो ये भी नहीं सही होगा। तीसरा है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इसको होल्ड करते हैं। चौथा है आवश्यकता के अनुसार पाढ़ का प्रयोग करना चाहिए। पाढ़ यानी कि स्कैफ होल्डिंग। ठीक है, बच्चे को जो सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है उसी को पाढ़ या स्कैफ होल्डिंग कहा जाता है। तो ये भी वाइगोत्स्की के थ्योरी में बताया गया है। तो यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा वाइगोत्स्की के थ्योरी पर आधारित है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत यानी कि जो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि इसी पर आकलन करना है बच्चे का, तो इसको अगर कोई शिक्षक फॉलो करता है तो यानी कि वह वाइगोत्स्की के थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा है कि कोई भी आकलन करने के लिए, कोई भी बच्चे का असेसमेंट करने के लिए एक प्रॉपर मतलब नियम नहीं होना चाहिए, किसी नियम को नहीं फॉलो किया जाना चाहिए, बल्कि व्यवहारिक रूप से उसका आकलन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। जब भी वाइगोत्स्की का नाम आए तो आप याद रखिएगा कि जिस ऑप्शन में सामाजिक पहलू पर, सांस्कृतिक पहलू पर, व्यवहारिक पहलू पर ज़्यादा बल दिया जाएगा वही सही होगा। लेकिन यहाँ पूछा था कौन सा सही नहीं है, किससे बचना चाहिए अगर वह वाइगोत्स्की को फॉलो करता है, तो उसको मानवीकृत परीक्षाओं से बचना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। जो वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत दिया है उसमें निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया गया है। पहला ऑप्शन है सहकर्मी सहयोगिता, बी है सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, ठीक है, सी है रट कर याद करने पर बल, डी है गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो 9वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि आप सबने भी गेस कर लिया होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, सहकर्मी सहयोगिता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उसके सहपाठी हैं, वयस्क हैं, समवयस्क हैं, उनका सहयोग लेकर बच्चा सीखता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ पर होता हस्तक्षेप, अ शब्द नहीं लगा होता तो बी ऑप्शन भी सही होता, लेकिन यह है कि सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप यानी कि सामाजिक उपकरण नहीं फॉलो करने हैं, तो बी ऑप्शन कट जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। तो वर्तमान समय में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का सिस्टम है, बाल केंद्रित शिक्षा है, तो अध्यापक ही सिर्फ निर्देश देगा तो वह क्लास कैसे चाइल्ड सेंटर्ड होगा, तो यह गलत हो गया। बी है अधिगम केवल कक्षा में ही होती है, जबकि मैंने आपको बताया है कि वास्तविक अनुभव जो है बच्चे को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, ये सारी चीज़ें करना, चीज़ें दिखाना, गार्डन में घुमाना, चिड़ियाघर ले जाना, तो सिर्फ कक्षा में अगर पढ़ाई होती, कक्षा में सिर्फ अधिगम होता, सीखना होता, तो क्षेत्र भ्रमण सिलेबस में क्यों होता। तो यानी कि बी ऑप्शन भी कट जाएगा, पहला भी कट गया, दूसरा भी कट गया। तीसरा है कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। ठीक है, एक अध्यापिका को किस चीज़ में विश्वास होना चाहिए, प्रगतिवादी कक्षा अगर है, कि विद्यार्थी अपने साथ बहुत सारे अनुभव लाते हैं, तो यह सही होगा, इसको होल्ड करते हैं। लेकिन डी वाला ऑप्शन भी पढ़ेंगे, हो सकता है इससे भी अच्छा हो। डी है विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास, जब भी किसी ऑप्शन में केवल, सिर्फ
यह शब्द आ गया तो समझ लीजिए सी टेट में वह उत्तर कभी सही नहीं होगा। ठीक है, तो डी भी कट गया, ए बी और डी कट गया, बचा सी, यही सही होगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढिए। यहाँ पर कठोर नियंत्रण, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, केवल नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, अधिगम केवल कक्षा में होती है, इसमें भी केवल है, तो यहीं आप आसानी से आंसर ढूंढ सकते हैं, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो बहुत ही अच्छा यह क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि किसने यह माना है कि बुद्धि एकल ना होकर बहुबुद्धि होती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने दिया है। तो 11वें का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? तो यह जेंडर रूढ़वादिता, माफ करिएगा, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। जेंडर रूढ़वादिता का यह एग्जाम्पल है। ठीक है, 12वें का हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अब जेंडर भेदभाव यहाँ बहुत सारे लोग सही मानेंगे। जेंडर भेदभाव क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि वह बच्चा किसी लड़की से भेदभाव थोड़ी कर रहा है, वह तो जो रूढ़वादिता है उसके वजह से वह गुड़िया से नहीं खेलना चाहता है। अगर यहीं बच्चे की जगह कोई शिक्षक होता और शिक्षक भेदभाव करता, किसी बच्चे को ऐसा खिलौना देता जिसमें लड़का या लड़की वाली बात होती, तो जेंडर भेदभाव सही ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहाँ जेंडर रूढ़वादिता की वजह से वह उस खिलौने से नहीं खेलना चाहता है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक शिक्षक, पहले आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए, बहुत से इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी होंगे। तो एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में मूल्यांकन का, असेसमेंट का CCE पैटर्न को फॉलो किया जाता है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक किसी मानक प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं कि एक मानक प्रक्रिया है कि बच्चे का 3 महीने में एग्ज़ाम लेना है, लिखित एग्ज़ाम होगा, वह क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह बच्चा आंसर करेगा। तो जो हम लोग सी टेट में, यूपी टेट में एग्ज़ाम देते हैं, वह क्या होता है? मानकीकृत एग्ज़ाम होता है, मानकीकृत असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है। लेकिन यहाँ शिक्षक क्या कर रहा है? यहाँ शिक्षक बच्चों को कोई भी कार्य दे रहा है, फिर बच्चों का सहयोग भी कर रहा है। तो ऐसे असेसमेंट को जब शिक्षक किसी मूल्यांकन प्रक्रिया में स्वयं भी सहयोग देता है, तो उसको रचनात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर बच्चों को अंक देने वाली बात होती कि बच्चों को अंक दे रहे हैं, तो योगात्मक हो जाता। ठीक है, और अगर ये होता कि एक निर्धारित प्रक्रिया से बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, तो उसको मानकीकृत कहा जाता। ठीक है, तिमाही छमाही एग्जाम जो होता है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी मूल्यांकन वाले क्वेश्चन में शिक्षक भी बच्चों को सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ सतत एवं व्यापक वाला ऑप्शन सही होगा या फिर रचनात्मक वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को, देखिए बहुभाषा का बहुत ही महत्व बताया गया है NCF 2005 में भी, NEP 2020 में भी। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। देखिए यहाँ होता प्रोत्साहित, तब यह ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ है हतोत्साहित या निरुत्साहित। ठीक है, यानी कि डीमोटिवेट किया जा रहा है एक तरीके से, तो ए वाला ऑप्शन कट जाएगा। बी है, ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ प्रमुख भाषा को ही या किसी एक भाषा को, किसी एक चीज़ को स्वीकृति नहीं देना है, तो बी भी कट गया। नेक्स्ट है, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। मातृभाषा को महत्व देना है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। डी भी देख लेते हैं कि एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर
अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। तो जब भी उपेक्षा की जाएगी, किसी एक भाषा पर बल दिया जाएगा, ठीक है, बच्चे की बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वह ऑप्शन सही नहीं होगा किसी कीमत पर। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें भाषाओं को, सभी भाषाओं को महत्व दिया जाएगा, भाषाओं में विविधता होगी जिस ऑप्शन में। तो भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। यही सही हो जाएगा बहुभाषी कक्षा में एक शिक्षक के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर फोकस करना चाहिए, किस पर केंद्रित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है बाद में बताऊंगा, इस पे भी कॉमन अंक दिया गया था, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए कॉमन अंक दिया गया था, लेकिन 15वें क्वेश्चन का आप अगर आंसर करते तो कौन सा आंसर करते, कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल गलत हो गया मेरे हिसाब से। बी है समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर, यह थोड़ा सा ठीक है। तीसरा है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। फिर चौथा ऑप्शन है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन कौन सा होगा, तो यहाँ मेरे अनुसार यहाँ कोई भी सही आंसर हो 2-3, लेकिन पहला तो किसी हाल में सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, यह बिल्कुल सही नहीं होगा। और यहाँ ए बी सी डी जो ऑप्शन है सब में पहला को सही माना गया है, इसलिए चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इस पर कॉमन अंक दिए गए थे, क्योंकि यहाँ दूसरा तीसरा चौथा तो सही होंगे, लेकिन पहला किसी कीमत पे सही नहीं होगा। लेकिन इसमें किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं जिसमें पहले को ना शामिल किया गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके हिसाब से क्या सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती हैं। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या दर्शाता है। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए न्यायोचित है। तो अब ध्यान रखिए, कभी भी शिक्षक के हितों को ध्यान में नहीं रखना है वर्तमान समय में, ठीक है। किसी भी सीटेट के क्वेश्चन में शिक्षक का हित ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे का हित ध्यान रखना है। तो पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु न्यायोचित है, तो इससे तो इस ऑप्शन से शिक्षक को फायदा मिल रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। बी है यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। तो कभी भी क्लास में कुछ बच्चों को श्रेष्ठ, अच्छा, मूर्ख ऐसा नहीं मानना है, इसलिए बी भी कट हो जाएगा। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, ठीक है, सी को होल्ड करते हैं। डी है सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा, ठीक है, यह भी गलत है, क्योंकि जब कुछ बच्चों से पूछेंगे, सिर्फ कुछ बच्चों से कुछ पढ़ाएंगे, फिर कुछ ही बच्चों से उनका राय लेंगे उस टॉपिक के बारे में, तो यहाँ सभी बच्चों का विकास कैसे होगा, इसलिए डी भी कट गया, यानी कि सी सही होगा कि अगर कोई शिक्षिका पाठ्यक्रम जल्दी पूरा कराने के लिए सिर्फ अपने फेवरेट बच्चों से ही प्रश्न पूछती है, तो क्या होगा कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वह वंचित कर देगी, यानी कि समान अवसर सभी बच्चों को वह नहीं दे रही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। आज के पहले मैं गारंटी देता हूँ आपने गुणज वैकल्य शब्द नहीं सुना होगा। तो गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। गुणज वैकल्य यानी कि जिसको गणित में दिक्कत होती है, यानी कि डिसकैलकुलिया जिसको कहते हैं। तो डिसकैलकुलिया से कोई बच्चा प्रभावित है या लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने संबंधी दिक्कत है डिसकैलकुलिया, तो अगर कोई बच्चा इससे प्रभावित है तो उसके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी सामान्य बच्चों के साथ घुल मिलकर पढ़ सके। तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा करना, यहाँ समावेशन की बात हो रही है, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, जहाँ पर सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे जिनको कोई दिक्कत है वो एक साथ पढ़ते हैं। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला है कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करेंगे, बिल्कुल गलत। ऐसा हम उससे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि तुमको 1 घंटे के अंदर ये जोड़ करके दिखाना है, ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन यानी कि कैलकुलेटर, जिसको कैलकुलेटर कहते हैं, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ भी है। तो कैलकुलेटर और जो ऐप होते हैं, ठीक है, ऐप्स का यूज़ करना चाहिए। यहाँ बी ऑप्शन में है कि कैलकुलेटर उसको प्रोवाइड करना चाहिए और उसको गणित संबंधी ऐप्स का प्रयोग करना बताना चाहिए, तो बी को होल्ड करते हैं।
सी ऑप्शन है कि पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभाव, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम में सिलेबस में कठिन चीज़ें हैं जिसमें बच्चे को दिक्कत महसूस हो रहा है उसको हटा दिया जाए और उसको कुछ नई चीज़ें दी जाए वो कर पाए सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तब वह समावेशी कक्षा का हिस्सा कैसे माना जाएगा कि अगर वो अलग चीज़ें सीखेगा बाकी बच्चे अलग चीज़ें सीखेंगे। तो पहला और तीसरा कट गया। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। कि सिर्फ मानकीकृत तरीका क्या होता है कि जो पुरानी परंपराएं बना दी गई हैं कॉपी चेक करने की, बच्चे का असेसमेंट करने का, उसी को फॉलो किया जाए। तो एक बच्चा वैसे ही दिक्कत से जूझ रहा है, अगर उसको आप सेम तरीके से उसका असेसमेंट करेंगे तो वह कैसे आगे सीख पाएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा कट गया, बचा दूसरा, यही सही हो जाएगा। कि जब भी बच्चा कोई दिक्कत महसूस कर रहा है तो समावेशी कक्षा में अगर उसको बैठाना है तो उसको आप कैलकुलेटर दे सकते हैं, उसको कोई एप्लीकेशन ऐसा बता सकते हैं जिससे कि वो आसानी से सीख सके। चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभप्रद नहीं होगी। कोई दृष्टि बाधित बच्चा है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लाभप्रद नहीं होगी। तो स्पर्शिक ग्लोब, ठीक है, टैक्टिकल ग्लोब जो होता है, पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। सी है दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि। तो यहाँ पर ब्रेल लिपि भी दृष्टिबाधित बच्चे के लिए यूजफुल है। स्क्रीन रीडिंग यानी कि स्क्रीन पे चलता रहे और वो स्क्रीन उसको पढ़ता भी रहे जो लिखा हुआ है, ये भी यूजफुल होगा। स्पर्शिक ग्लोब कि जिस ग्लोब को टच करने पर मतलब बच्चा अनुभव कर सके, ठीक है, कि अगर कोई पहाड़ी इलाका है तो हाँ पहाड़ डिजाइन हो ताकि वो टच करे तो उसको पता चल जाए कि हाँ नेपाल साइड का हिमालय वाला एरिया है, ठीक है, इस टाइप का। तो ये भी यूजफुल है। लेकिन जो बुक्स विथ स्मॉल प्रिंट यानी कि छोटी छोटी लिखे हुए अक्षर वाली किताबें हैं वह दृष्टिबाधित बच्चे के लिए, ब्लाइंड बच्चे के लिए यूजफुल नहीं होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा।